नमस्कार। देश दिन भर देख रहा हूं आपके साथ, मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बड़ा झटका तमिलनाडु सरकार को लगा है। तमिलनाडु सरकार ने याचिका दी थी कि कहीं ना कहीं आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत ना दी जाए। तमाम पैमानों पर विषय बनाकर, बिंदु देकर सुप्रीम कोर्ट से इसको रोकने की इजाजत अब खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रूट मार्च की इजाजत दे दी है। तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। और क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि आरएसएस को अब रूट मार्च की इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। वह दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने कहा कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के भाषणों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए हमलावर होती हुई नजर आई और ये कहा गया है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को नष्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती हैं और साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी नेताओं के भाषणों को भी संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, देखिए, सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है, बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी मामले में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई थी, उसके बाद लगातार जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका बयान आ रहा था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना की संक्रमण दर 26% के पार है और कोरोना के चलते 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 484 नए केस दर्ज किए गए हैं। 603 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बीते 24 घंटे में 1821 सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद अब लगातार कोविड को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी बढ़त दर्ज की गई है। लगातार दिन पर प्रत्येक दिन संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब सजगता स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बरती जा रही है। कोरोना के चलते 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बेहद ही दुखद खबर, बीते 24 घंटे में कोविड-19 के केसेस में इजाफा हुआ है। 484 नए केस सामने आए हैं और लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पर सरकार का फोकस है, टेस्टिंग पर फोकस है और टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, देखिए, लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? पीयूष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी?
शायद हमारा संपर्क पीयूष से नहीं बन पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। और दिल्ली में लगातार संक्रमण दर भी बढ़ते जा रहा है, 26% के पार इस वक्त संक्रमण दर पहुंच गया है। पीयूष, देखिए जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यार अब कैसे बोलूं मैं? पीयूष, जिस तरह से देखिए लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में क्या तस्वीरें हैं, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश के अलग अलग इलाकों में कल भी मॉक ड्रिल की गई थी और आज भी मॉक ड्रिल किया गया है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। और ये मॉक ड्रिल इसलिए किया गया है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे की पिछले बात करें तो पूरे देश भर में करीब 5676 कोरोना के नए केस निकलकर सामने आए हैं। और अकेले दिल्ली की बात करें तो करीब 484 नए कोरोना के केसेस जो है वो पॉजिटिव जो केस है वो निकलकर सामने आया है। ऐसे में भारत सरकार लगातार, आप देखिए पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद लगातार बैठकें हुई हैं, कई बैठकें हुई हैं। इस दौरान एक बार आपने देखा कि प्रधानमंत्री तक ने बैठक की स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि उन राज्यों में खासतौर पे कोरोना वार्ड की अगर हम बात करें तो उनमें बेड्स की क्या कुछ संख्या है, ऑक्सीजन की क्या कुछ समस्या है, सबसे क्या कुछ संख्या है। और सबसे बड़ी बात है कि वो राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर कितना जोर दे रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई मौतें भी कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से हुई है। हालांकि जो आंकड़ा है, जो मौतों का दर है वो काफी कम है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है। और यही कारण है कि सभी राज्यों को यह कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखें। और यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें किस तरीके से आपस में समन्वय बनाकर काम करें, ताकि पिछली बार थोड़ी बहुत जो अव्यवस्था फैली थी, आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान बेड्स की संख्या कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन की संख्या कम पड़ गई थी। हालांकि विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि इस बार उस तरीके की नौबत नहीं आने वाली है, लेकिन सरकार एहतियातन, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, सरकार एहतियातन पूरी तरीके से तैयारी में है। दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें कि कोरोना से निपटने के लिए अगर ज्यादा संख्या में कोरोना के केसों में इजाफा होता है, अगर स्थिति उस तरीके से बनती है, हालांकि फिलहाल उस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, फिर भी अगर बनती है तो सरकार किस तरीके से राज्य सरकारें तैयार रहें ताकि इससे निपटा जा सके। क्योंकि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पीयूष, देखिए सरकार का प्रयास ये भी है, स्वास्थ्य विभाग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से टेस्टिंग को बढ़ाया जाए ताकि चिन्हित किए जा सके मामले। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी की गई या दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाई जाए कि किस तरीके से ये पता लगाया जा सके कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो उसके संपर्क में कितने व्यक्ति हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग कराई जाए, क्योंकि टेस्टिंग ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए। अगर कोई किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को अस्पताल लाया जाता है और उसके संपर्क में जितने लोग हैं उनका टेस्टिंग कराया जाता है तो निश्चित रूप से एक प्रसार जो है वो होने से रोका जा सकता है। और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को बखूबी जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि खासतौर पे ये भी नजर रखा जा रहा है कि विदेशों से जो यात्री यहाँ पे भारत में आ रहे हैं उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो कराया जाए, ताकि विदेशों से, आपने देखा कि पिछली बार कई अलग अलग देशों से यात्री जो है वो भारत पहुंचे थे। और ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने न्यूज वन इंडिया पर बात करते हुए कहा कि हम 12 महीने लगातार काम करते हैं, हम मेरठ भी जीतेंगे। मेरठ में पिछली बार थोड़ा सा हम चूक गए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कहीं भी जाए उनका कोई भविष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, नगर निकाय के चुनाव नजदीक है, अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार दूसरे दलों से वो चर्चा कर रहे हैं, कई जगहों पे वो दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, खासतौर पर मेरठ इलाके की बात करें, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम तो सदा सिद्ध संगठन है और हम केवल कोई चुनाव आने पर सक्रिय नहीं होते, हम लगातार 12 महीने काम करते हैं।
हमारी सरकारें काम करती हैं, हमारी जो संगठन है वो जनता की सेवा करता है, हमारा नेतृत्व जो है सदैव समर्पित रहता है जनता की सेवा के लिए, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो। इन सब बातों के आधार पर हम चुनाव के अंदर जाते हैं, अपने समर्पित कार्यकर्ता के आधार पर जाते हैं। हम जीतेंगे, हम विधानसभा भी जीते हैं, लोकसभा भी जीते हैं, और इस बार भी सारे 17 की 17 हम जो नगर निगम उनके अंदर अपना जीत हम हासिल करेंगे। मेरठ की जहाँ तक बात है, मेरठ को भी जीतेंगे। मेरठ पिछली बार थोड़े से मार्जिन से हम लोग चूक गए थे, वो कसक भी हमारे मन के अंदर है, कार्यकर्ता भी तैयार है, उसको भी जीतेंगे। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है या अन्य दलों की बात है, वो तैयारी करेंगे, करनी चाहिए उनको तैयारी, पर उनकी कोई साख नहीं बची है, क्योंकि उनको पर्याप्त अवसर प्रदेश की जनता ने दिए, तब वो जनता की न सेवा कर पाए और न ही जनता का कोई ऐसा काम कर पाए जिसको याद किया जा सके। इसलिए उनको एक बार फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जाना है। सर, राहुल गांधी आज अगर हम बात करें तो आज वायनाड हो जा रहे हैं और वहां पे एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो आज अनशन पर बैठ रहे हैं अपने सरकार के खिलाफ और कई उनकी मांगे भी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह कह दिया है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सामान्य रूप से ये बात ध्यान में आती है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का बड़ा भारी संकट है। राहुल जी की समझदारी का जो स्तर है वो पार्टी को चलाने में सक्षम नहीं है, और पार्टी की मजबूरी है कि उस समझदारी के अनुसार इसको चलना है। इसलिए लोग विद्रोह कर रहे हैं। उनको लगता है कि न राहुल जी के नेतृत्व में हम चलेंगे तो हम भी, हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त होगा, पार्टी तो खत्म हो ही रही है, इसलिए फूट भी पड़ रही है। तो वो वायनाड जाएं, कहीं दौरा करें, उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए, परंतु सही मुद्दे जब तक नहीं चुनेंगे, जनता के साथ जब तक वो नहीं जुड़ेंगे, तब तक राहुल जी का और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी वायनाड जाए या कहीं भी जाए, लेकिन अगर वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं चिनते हैं तो निश्चित रूप से चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसका भविष्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बिहार के भोजपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं में होड़ सी लगी हुई है। बता दें कि जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू के साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं आरा में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों से नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देखिए मनोज, जिस तरह से तमाम सरगर्मियां अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव और इसको लेकर यदि देखा जाए तो आरके सिंह केंद्रीय मंत्री का ये सीट है, जहां लगातार 2 बार ये आरा से चुनाव जीत चुके हैं और ये केंद्र में केंद्रीय मंत्री के तौर पे जाने का। लेकिन जब ये जदयू की पूर्व सांसद मीना सिंह जदयू छोड़ महागठबंधन से बात करें तो महागठबंधन से अरुण यादव पूर्व विधायक आरजेडी के हैं, वो भी मतलब सूत्रों की माने तो वो भी तैयारी शुरू से कर रहे हैं कि ये आरजेडी महागठबंधन से इस बार मुझे टिकट मिलेगा। यदि बात करें गायक पवन सिंह की, तो वो भी देख रहे हैं कि मैं बीजेपी का स्टार प्रचारक रहा हूँ, और दूसरी तरफ दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे लोग सांसद बन गए, तो मैं भी क्यों ना आरा से चुनाव लड़के सांसद बन जाऊं। मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह का जो भूमिका है ये आरा में जहां तक देखा जाए तो उनके ही समुदाय, राजपूत समुदाय के लोग ही नाराज चल रहे हैं। पंचायत का चुनाव में उनका मुखिया का चुनाव तक पवन सिंह का नहीं निकला भाई का, और वो अब आज से लगा कर रखे हुए हैं कि लोकसभा से टिकट मिल जाए और मैं यहाँ से चुनाव लड़ लूं। हालांकि सूत्रों की माने तो वो भी तैयारी को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जोरों से पवन सिंह काफी दिनों से भी लगे हुए थे। इस बार दिल्ली से लेकर और पटना कर रहे हैं कि काफी बड़े नेताओं से मैं मिल के टिकट ले लूं। लेकिन मैं मनोज, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही दल बदल की जो ये राजनीति है शुरू हो गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बिहार में कब कहां कौन से दल में हो जाएंगे ये कोई नहीं कहा जा सकता है। जहां तक रहा कि किसी भी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। और खबर सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आयोजित दावते इफ्तार के रोजदारों का हुजूम पहुंच गया। बता दें कि पूर्व सांसद और बीजेपी के सीनियर लीडर सीताराम यादव ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में रोजेदारों के भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और तस्वीर आपके सामने है, जिले का यह पहला ऐसा दावते इफ्तार था
जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर दावते इफ्तार की रौनक बढ़ाई थी। और वहीं इफ्तार के बाद रोजेदारों ने मगरिब की नमाज भी अदा की और मुल्क में शांति और अमन की दुआएं मांगी। और खबर पटना से, जहां पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सुशील मोदी पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। 2 जगह से वेतन लेने के मामले में सुशील मोदी का नाम लेने पर कार्रवाई की बात कहते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हम शूद्र हैं, इसलिए मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी पर कहा कि इससे शिक्षकों को काफी फायदा होने वाला है। आने वाले दिनों में शिक्षक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। वहीं नियोजित शिक्षक को भी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसका लाभ मिलेगा। 3 लाख की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बस आरोप लगाने का काम करती है। मतलब ये बताइए, देश को जलाने से बचाना ये तुष्टीकरण है। देश में नागरिक विशेष को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है। देश में आतताइयों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है। मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी आमदनी दुगुनी भाई। ये कुछ नहीं होना है। खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। अब ये वो मुकदमा झेलेंगे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो साबित तो करें भाई। अब ये इस पर स्पष्टीकरण मेरा चला गया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्ता सबूत पेश करें, नहीं तो मुकदमा झेलेंगे। माना नहीं कीजिएगा क्या सुशील मोदी को? क्यों नहीं करेंगे? ये चरित्र हनन का प्रयास है। हमको पता है इसके जद में क्या है, इसके जद में क्या सब पता है। मैंने एक शिक्षा मंत्री शूद्र हो गया तो पच नहीं रहा है, सीधी बात है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई चलेगी। और जो लोग चरित्र हनन का प्रयास किए हैं, मतलब ये बताइए, पटना शहर के शास्त्री नगर थाने में भीषण आग में 100 घर जलकर राख हो गए थे, जिसके बाद से अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार पहुंच रहे हैं। सांसद रविशंकर प्रसाद, माफ कीजिएगा, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान शास्त्री नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही मिलकर हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया। विधायक हैं, मंत्री हैं, सब हैं और किसी को जरूरी नहीं लगता कि यहाँ पर आकर देखें। 9800 की मदद कर दी, इन लोगों को लग रहा है कि सब हो गया इन लोगों का। भगवान ना करे, अगर इनमें किसी भी मान्य नहीं है कि घर पे कोई ऐसी घटना घटे, तो क्या 9800 रुपये में लोग अपना पुनर्वास कर लेंगे? छोटा सा बच्चा जले हुए ग्लास में पानी पिया, कुछ नहीं बचा, इन लोगों की पहचान तक नहीं बची इनके पास। और मुख्यमंत्री भाई कितना दूर है इनका महल, एक अनन्य मार्ग। 1 मिनट अगर आ जाए, आकर भाई कुछ नहीं भी करेंगे, दिलासा दे के भी चले जाए। ऐसी समय पे दिलासा भी बहुत होता है। उम्मीद जगती है, जगह से उम्मीद टूट रही है इन लोगों की कि हम लोग का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं होगा। और इंसान जब उम्मीद खो देता है ना, उसके बाद जिएगा वो कैसे? और जो लोग सत्ता में हैं, जो सक्षम हैं सब करने का, भाई मैं तो अपनी तरफ से करूँगा ही, पर मैं ना केंद्र सरकार में हूँ ना मैं राज्य सरकार में हूँ। इतना बेबस अपने आप को महसूस कर रहा हूँ आज की तारीख में, पर मुझसे जितना बन पड़ेगा वो तो मैं फिर भी करूँगा। और बुलंदशहर से बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। एनसीपी सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना, जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय सुना दिया है। गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, यूपी, गोवा में जीते हैं और आगे भी निरंतर ये जीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब कर्नाटक में भी बीजेपी जीतेगी। अनुराग ठाकुर ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड देगी सरकार। सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम के समापन में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर।
सांसद खेल स्पर्धा का शानदार आयोजन डॉक्टर भोला सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाया है और उसी के समापन के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय सांसद जी ने जिस तरह से अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, इससे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का और आगे बढ़ने का। सर, कई विपक्षी पार्टियों की रास्ते जो पार्टी थी वो रास्ते नहीं रही, तो क्या कहना है उनका जो ग्राफ घटा है क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, जिसको वोट नहीं मिला, जनता ने नहीं स्वीकारा और लगातार गिरावट हुई है, नियमों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना निर्णय सुनाया है। सर, कर्नाटक को लेकर क्या कितना आश्वस्त है? भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात भी जीता, त्रिपुरा भी जीता, असम भी जीता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड सब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने जीता है और कर्नाटक भी जीतेंगे। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके कॉलर ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उड़ा दूंगा और इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। बताया जा रहा है कि यह कॉल सोमवार को देर शाम आई थी। फोन करने वाले ने पुलिस से कहा कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उड़ा देगा। फिलहाल पुणे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी मुंबई धारावी में रहता है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। बता दें कि धमकी को लेकर आरोपी की पत्नी और परिजनों ने कहा कि वह शराब के नशे में था और किसी को भी गाली देता है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को ये धमकी भरा कॉल कल देर शाम आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है और अब आरोपी के परिजनों ने भी बड़ी बात कही है। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो नशे का आदी है और नशे की लत में आकर वो गाली गलौज करता है, जिसको लेकर और खासतौर पर यह भी कहा कि नशे की स्थिति में उसने ये बड़ी बात कही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी भरी कॉल मिलने का ये पूरा मामला था। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे News 1 इंडिया।